सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 24 है जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंक्स आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत से जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रकार पहुंचती है? तो दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे कंसेप्ट भी है। आइए जानते हैं। दोस्तों, ऊष्मा का संचरण 3 माध्यम द्वारा यानी 3 प्रकार से होता है। पहला रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कॉन्वेक्शनल। आइए हिंदी में जानते हैं। रेडिएशन यानी विकिरण विधि, दूसरा कंडक्शन यानी चालन विधि, तीसरा कॉन्वेक्शन यानी संवहन विधि। बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। दोस्तों, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी सभी गर्म वस्तुएं विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। दोस्तों, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है उसे चालन विधि यानी कंडक्शन विधि कहते हैं। दोस्तों, सभी ठोसों में ऊष्मा का संचरण इसी माध्यम द्वारा होता है। बात करते हैं कॉन्वेक्शनल यानी संवहन विधि। सभी द्रव व गैस में ऊष्मा का संचरण इसी माध्यम द्वारा होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर होता है। दोस्तों, प्रयोगशाला तापमापी का जो ताप परिसर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बात करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। इसका ताप परिसर 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अगर वहीं बात करें डॉक्टरी थर्मामीटर की, वह फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो आप बताएंगे। यह फ़ारेनहाइट में 94 से लेकर 108 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण है। दोस्तों, आप सभी ने स्टील की कढ़ाई में कॉपर की तली देखी होगी। दोस्तों, कॉपर जो होता है यानी तांबा, यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए यह तली पर कॉपर लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आंशिक रूप से पाच्य पदार्थों को छोटी आंत में ले जाया जाता है, जहां पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण होता है। दोस्तों, छोटी आंत में एक यू आकार के समान संरचना होती है, जिसे ड्यूडेनम यानी ग्रहणी कहा जाता है, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, तथा छोटी आंत का शेष भाग इलियम कहलाता है, जो कि 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, मैट्रिक्स के बीच रिक्त स्थान में छोटे छोटे थैलियां पाई जाती हैं, इसे कहते हैं। दोस्तों, मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान होता है, यहाँ पर छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं, यह लैक्यूनी कहलाती है। क्या कहलाती है? लैक्यूनी कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, उपास्थि के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं। दोस्तों, उपास्थि यानी कार्टिलेज के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। दोस्तों, उपास्थि यानी कार्टिलेज यह अर्धठोस पारदर्शक एवं लचीली ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स का संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, HIV किस कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? तो दोस्तों, HIV जो होता है ये T4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, T4 कोशिका यह मनुष्य में प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है। जो HIV होता है यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह T4 कोशिकाओं को नष्ट करके मनुष्य के प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता को छीन कर देता है, यानी कमजोर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बर्फ से जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती क्योंकि झील के तली पर जल नहीं जमता। दोस्तों,
जो जल का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान में होता है? आप बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक समान होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे -40 डिग्री पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। -40 डिग्री पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक समान होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस में कितना होता है, आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको सेल्सियस से कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो कैसे करेंगे? आप करेंगे केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस, यहाँ पर सेल्सियस का मान जो होगा उतना लिख देंगे। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 37 प्लस 273, ये आपका आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों रिकेट्स रोग ये हड्डियों का रोग होता है, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं बेरी रोग की, यह विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। बात करते हैं पेलेग्रा, ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस निकलती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दोस्तों CO2 गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, इनडाइजेशन का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से इनडाइजेशन का इलाज करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से? दोस्तों आपको उस ऑप्शन चयन करना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन पदार्थ बनाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नोबल गैस नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन चयन करना है जो नोबल गैस नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होती है यह नोबल गैस नहीं होती, बाकी सभी ये जितने भी ऑप्शन है सब नोबल गैस का उदाहरण है। दोस्तों नोबल गैस को अक्रिय गैस कहते हैं। दोस्तों ये गैस कौन सी है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आवर्त सारणी के 0 वर्ग के सदस्य हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं। दोस्तों इन गैसों को दुर्लभ गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? दोस्तों निम्नलिखित में से आपको उस ऑप्शन चयन करना है वह धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। जो Ca होते हैं यानी कैल्शियम, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। दोस्तों कैल्शियम को Ca के रूप में डिनोट किया जाता है। दोस्तों इसका एटॉमिक मास जो होता है 40.078 होता है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। दोस्तों कैल्शियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने की थी। बात करते Al यानी एल्युमिनियम की। दोस्तों एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है तथा Pb से क्या डिनोट किया जाता है? दोस्तों Pb से लेड को डिनोट किया जाता है। जो लेड का एटॉमिक नंबर होता है 82 होता है। बात करते Ni यानी Ni से निकेल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 17 है, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर पादप झुक जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ऑक्सिन पादप हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में
डार्विन महोदय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डार्विन महोदय के द्वारा 1880 में ऑक्सिन की खोज की गई थी। यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य पौधों की पत्तियों का विलयन को रोकना। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है तथा यह फसलों को गिरने से बचाता है। बात करते हैं जिब्रेलिन के बारे में। दोस्तों, जिब्रेलिन जो होता है, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। कब की थी? 1926 में जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है तथा यह फूल बनने में मदद करता है। बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। दोस्तों, इसकी खोज मिलर के द्वारा 1955 में की गई थी, परंतु इसका नामकरण लेथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जो सरीसृप वर्ग से नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। जो मेढक होता है, यानी फ्रॉग, यह सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन, सांप, मगरमच्छ तथा कछुआ, ये सभी सरीसृप वर्ग से संबंधित होते हैं। बात करते हैं मेढक के बारे में। मेढक उभयचर तथा शीतरक्ती प्राणी होता है। इसका वर्ग होता है एम्फीबिया होता है। इसका वैज्ञानिक नाम एन्यूरा होता है। क्या होता है? एन्यूरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जता इसका संघ जो होता है कार्डेटा होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, ओजोन गैस को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, ओजोन गैस को O3 के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलती है। दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करना। दोस्तों, बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। दोस्तों, ओजोन परत 1913 में इसकी खोज फ्रेंच के भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेब्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से अमीटर का प्रयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब